नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सेकेंड फेज में शुक्रवार यानी कि बीते 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 68.49% ही वोटिंग हुई है, जबकि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है। वहीं अगर बिहार और यूपी की बात करें तो यहां सबसे कम वोटिंग हुई है, जबकि 2019 के आम चुनाव में इन सीटों पर 70.05% मतदान हुआ था। तो इस बार लगातार कम वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं नेताओं की परेशानियों को बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं जनता भी आश्वस्त है कि कोई बहुत बड़ी उम्मीद उनको नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई और तीसरा विकल्प जनता नहीं देख पा रही है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव से जो जनता के मुद्दे गुम हो रहे हैं उसको लेकर जनता एक नाउम्मीद सी नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार वोटिंग परसेंटेज घटता हुआ नजर आ रहा है। तो बीते दिनों 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन कम वोटिंग परसेंटेज लगातार परेशानियों को बढ़ा रहा है। सीधा रुख करेंगे अभिनव का, जो इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, कम वोटिंग परसेंटेज आखिर इसके मायने क्या है? क्योंकि अगर हम पहले फेज की बात करें और दूसरे फेज दोनों को कंपेयर करें तो दूसरे फेज में सबसे कम वोटिंग हुई है और यूपी में तो सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव के दूसरे चरण में कल 55% से भी कम मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें, यूपी और बिहार में ही सर्वाधिक कम मतदान देखने को मिला पूरे देश में। जिस प्रकार से कल 88 लोकसभा सीटों पे जो चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पहले चरण से भी कम मतदान कल हुआ। पहले चरण से 5% मतदान कम हुआ। मेरठ की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में कम मतदान हुआ। 2019 में यहाँ इससे ज्यादा वोटिंग हुई थी। इसके पीछे के तमाम कारण हैं। कहीं ज्यादा गर्मी और धूप का हवाला दिया जा रहा है, कहीं किसान जो है वो अपनी फसल काटने में व्यस्त है, जिसके चलते मतदान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अन्य तमाम बताया जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग सरकार से नाखुश हैं, इसलिए वोट करने नहीं जा रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे कम मतदान आपको बता दें, मथुरा में 49.29% हुआ। 50% लोग भी मथुरा में वोट नहीं दिए। 2 बार से वहां पे बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी चुनाव जीत रही हैं, लेकिन जब कल मतदान हुआ हेमा मालिनी की सीट मथुरा पे, तो आप वहां देखिए 50% लोगों ने भी वोट नहीं किया। 50 से कम लोगों ने वोट किया। जिस भी पार्टी के पास 25% से ज्यादा वोट हासिल हो जाएगा वो वहां सीट निकाल लेगी। ऐसे में जो 75% जनता है जिसने उनको वोट नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय होगा और उनके जो काम है वो लगातार अपने काम को लेके उनके काम अधूरे रह जाएंगे। चाहे सड़क, पानी, बिजली की बात करें, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार वो लोग उठाएंगे। और चूंकि जब उनके पास वोट देने का मौका आता है तो वो इस दौरान वोट देने नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसे में उन्हीं को घाटा होता दिखाई दे रहा। अमरोहा सीट पे काफी अच्छा मतदान हुआ, लेकिन अमरोहा सीट पे भी 2019 के मुकाबले करीब 5 से 6% मतदान कम रहा। यहाँ से कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी तानिश अली जो है वो मैदान में थे। 19 वाले चुनाव में वो जीत के आए थे, बसपा से बहुत कम मार्जिन से वो भी, और जब 71% करीब मतदान हुआ था। इस बार तो अमरोहा में महज 65% ही मतदान हुआ, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे 6% जो मतदान अमरोहा में कम हुआ। ये देखने वाली बात होगी ये किस पार्टी का वोट है जो 6% पढ़ नहीं पाया है। क्या ये सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का वोट है जो घर से निकल के बूथ तक नहीं जा सका, या फिर ये विपक्ष का वोट है? मुस्लिम बूथों की बात करें, जहाँ लेकिन अधिकांश देखिए मुस्लिम मतदाता अभिनव, है, जब वहां 5 पे साल के बाद जनता को मौका मिलता है तो जनता बड़े पैमाने पर घरों से बाहर निकलती है, क्योंकि एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लगातार ये भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से अपील कर रहे हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर चुनाव आयोग ने हर एक इंतजाम किए ताकि जनता बड़े पैमाने पर घर से बाहर निकले, मतदान केंद्र पर पहुंचे। लेकिन चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प नहीं होने की वजह से क्या जनता नाउम्मीद है, इसलिए वो वोट करने नहीं पहुंच रही है, ये माना जाए? बिल्कुल, देखिए, जनता में कहीं ना कहीं इस बार वोटिंग को लेकर उत्साह बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। पहले चरण में मतदान कम हुआ, लेकिन लोगों को आशा थी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने अपील की, मुख्यमंत्री ने अपील की, विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि आप घर से निकल के वोट दीजिए। लगातार चुनाव अधिकारी के जो चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं, और लगातार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही, लोगों को मैसेज किए जा रहे हैं कि आप वोट जरूर दें। लेकिन बावजूद इसके देखिए कल भी मतदान जो है वो कम हो। सुबह 11 बजे तक लग रहा था कि इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो पहले चरण के मुकाबले काफी अच्छा होने जा रहा है, लेकिन लगातार दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे बीच तक जो मतदान प्रतिशत है वो लगातार गिरता चला गया। और फिर अंततः जो मतदान प्रतिशत निकल कर आया वो लगातार पहले चरण के चुनाव में और जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था
दोनों से काफी कम रहा। चाहे नोएडा की बात करें, वहाँ 7% कम मतदान हुआ, बागपत में 8, बुलंदशहर में 7, अलीगढ़ में 5, अमरोहा में 7% मतदान कम हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो कम मतदान प्रतिशत है, ये देखने वाली बात है किस पार्टी को नुकसान करेगा, क्योंकि ये बीजेपी का भी वोट माना जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का शहरी वोटर है। मेरठ सीट की बात करें तो वहाँ पे जो ग्रामीण पुराना जो मेरठ शहर है, वहाँ जो वोट थी वो वहाँ के वोटरों ने अपना वोट का प्रयोग किया है। लेकिन जो मेरठ शहर की बात करें, जो शहरी इलाका है, चाहे शास्त्री नगर हो, चाहे साकेत वाला इलाका हो, यहाँ के जो वोटर थे ये निकलकर बूथ तक नहीं है। लगातार विधायक, सांसद, मंत्री बार बार जाके वोट की अपील करे, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी की जो अपील है वो जनता ने स्वीकारी नहीं और वो मतदान करने नहीं गई है। बिल्कुल तो ऐसे ठीक में कहा देखने वाली अभिनव, बात है कि धन्यवाद ये इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की जनता को कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर एक बार फिर आगाह किया। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए घातक बताया। इसके अलावा चुनाव में अप्रासंगिक मुद्दे उठाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा शुरू से ही विकास, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरी थी। पहले चरण का मतदान इन्हीं मुद्दों पर हुआ, मगर पहले चरण से ठीक पहले इंडी गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के घोषणा पत्र ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। वह यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस अब तक 317 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और अटकलें हैं कि आज जब दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी तो इस दौरान बची हुई सीटों पर भी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। वहीं यूपी की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली के नामों पर भी आज अंतिम मोहर लगने की अटकलें हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता दें, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज कन्नौज और औरैया दौरे पर पहुंचेंगे। नामांकन के बाद पहली बार आज अखिलेश यादव दौरे पर पहुंचेंगे। रसूलाबाद, बिधूना क्षेत्र के बाद कन्नौज पहुंचेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव औरैया में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। उमरदा कस्बे में कार्यकर्ताओं और लोगों से वो मुलाकात भी करेंगे, तो औरैया भी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने के बाद अब ये पहली बार अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर आने वाले हैं। यूपी में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी गर्मी तो कहीं अचानक से बारिश के संकेत हैं। ऐसे में बदलते मौसम का लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। दोपहर में धूप और शाम को धूल से शहरवासियों को जमकर परेशान हो रही है। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। लोगों ने जरूरी काम होने या फिर खुद को पूरी तरह कपड़ों से ढकने के बाद ही घरों से निकलना बाहर पसंद किया। अधिकतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वही ये सामान्य तापमान से 1.8 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा था। मौसम विभाग के मुताबिक आंशिक बादल आज छाए रहेंगे। तो यूपी में लगातार मौसम की मार लोगों को परेशान कर रही है। कभी चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो वहीं आज मौसम विभाग की तरफ से कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। अब अगली खबर जालौन से है, जहां पर ग्लोबल हॉस्पिटल नर्सिंग होम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान झांसी से आए चिकित्सक डॉक्टर मुकेश राजपूत ने नर्सिंग होम के उद्घाटन के मौके पर कहा कि चिकित्सा व्यवस्था को व्यापार नहीं बल्कि इसे मानव सेवा मानकर किया जाना चाहिए। इस हॉस्पिटल का शुभारंभ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश राजपूत ने किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नगर में एक हॉस्पिटल की जरूरत थी, जिसे ग्लोबल हॉस्पिटल पूरा करेगा। इस मौके पर पूर्व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसएन वर्मा और नितिन कुमार मौजूद रहे। खबर ललितपुर से है, जहां डीएम अक्षय त्रिपाठी ने नगर के घंटाघर, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज और महावीरपुरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वार्डों में घरों से निकलने वाला कचरा डोर टू डोर वाहन में ही डलवाए जाने के साथ मोहल्ले में कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों का चालान किए जाने के निर्देश और साफ सफाई के साथ ही खाद्य निरीक्षकों को दिए। इसमें मेनली 3 विभागों से संबंधित निरीक्षण
देखा गया था। पानी की सप्लाई, बिजली और नगर पालिका की साफ सफाई और अन्य जानवरों के विषय में। तो उसमें कुल करीब 48 हैंडपम्प में 4 हैंडपम्प अभी खराब पाए गए, उसको सही कराना। पानी की सप्लाई जो पाइप सप्लाई है सुबह 2 घंटे बताई गई, कई जगह देखा गया पानी की सप्लाई आ भी रही थी। जिस एरिया में नहीं पहुंच पा रही है उसको जल संस्थान के इंजीनियर्स अभी रुक के चेक करेंगे। बिजली की सप्लाई के विषय में ठीक बताया गया, साफ सफाई और डोर टू डोर कलेक्शन भी ठीक बताया गया, डोर टू डोर कलेक्शन होते हुए भी देखा गया। तो ऐसे ही अब शहर के एक वार्ड कवर करते हुए जो लोग इशूज है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। खबर संभल से है, जहां चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर स्थित दुर्गा धाम कॉलोनी में मासूम की हत्या का आरोप उसके मामा पर ही लगा है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना चंदौसी को आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि दुर्गा धाम कॉलोनी में एक 6 वर्षीय बच्चे को उसके अवयस्क मामा द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है तथा आसपास के लोगों के द्वारा आरोपी मामा को पकड़ लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई प्रारंभ की गई। वो बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनी तो हम भागे, निकल गए तो देखा टैंक में एक लड़का जिसकी उम्र कम लगभग 17 साल के आसपास है और एक जो है जो 6 साल के आसपास है, वो उसमें मृत था जो 6 साल का था और जो उसमें था 17 साल का था वो उसी के अंदर था। टैंक के लैट्रिन का टैंक बना हुआ था वहीं बराबर में। आगरा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने में लगी हुई हैं। वहीं आगरा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया। फतेहपुर सीकरी से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार मैदान में है, वहीं मौजूदा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। इस दौरान प्राइम टीवी ने किसान सेना के नेता गौरी शंकर सिकरवार से चुनावी समीकरण जाना। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।